जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 15 तारीख से इसका आप फॉर्म भर सकेंगे। 1,70,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी होने वाली है। ये घट बढ़ सकती है और आपको बता दें कि ये बड़ी भर्ती है तो समस्याएं भी बड़ी होंगी। बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे छात्र परेशान हैं और सबसे परेशानी की चीज़ है कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है छात्रों के बीच में, चूँकि नोटिफिकेशन में कहीं न कहीं कुछ त्रुटियाँ हैं, जिसकी सुधार की ज़रूरत है। और अतुल प्रसाद जी जो हैं यहाँ पे इस चीज़ में सुधार भी लगातार कर रहे हैं, आके ट्वीट के माध्यम से या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सभी चीज़ों के ऊपर बयान भी दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे छात्रों का कन्फ्यूज़न ये हो रहा है सीटेट बीटेट को लेकर, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में ही क्लियर कर चुका हूँ। जो भी छात्र सीटेट या बीटेट क्लियर हैं उनको यहाँ पे जो है 1 से 5 तक कक्षा के लिए आवेदन करने की योग्यता है यहाँ पे। जैसा कि नोटिफिकेशन हमारा यहाँ पे कहता है, आप लोग चेक कर सकते हैं पैरा नंबर एल में आकर, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जो आहूत शिक्षक पात्रता और पात्रता के बारे में भी अभी हाल ही में ट्वीट के माध्यम से अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके ये चीज़ें बताई है कि पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है ना। ये एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या अलग चीज़ें हैं दोनों। तो पात्रता आपका जो है क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर आप लोग प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका सीटेट पेपर 1 और या फिर बीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। आपका इसमें मार्क्स आना चाहिए, अच्छा मार्क्स होना चाहिए। कितना मार्क्स होगा इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा बस। माध्यमिक विद्यालय के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं यानी कि कक्षा 9 से 10 के लिए, तो एसटीईटी पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। तीसरा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए एसटीईटी पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न कहाँ उठ रहा है। ये जो चीज़ लिख दिया गया है कि एसटीईटी पेपर 2 होना चाहिए क्लियर आपका, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एसटीईटी जो 2019 हुआ है उसमें कितने ऐसे छात्र हैं जो कि ज्योग्राफी में, है ना, ज्योग्राफी का एग्ज़ाम दिए हैं, पेपर ही नहीं हुआ था उसका। संगीत में पेपर ही नहीं हुआ था उसका। उर्दू में पेपर नहीं हुआ था उसका। आपका बांग्ला में वो पेपर ही नहीं हुआ था उसका। यानी कि एसटीईटी 2019 पेपर 2 में इसका एग्ज़ाम लिया ही नहीं गया है। तो वो छात्र यहाँ पे कैसे उत्तीर्ण हो सकते हैं? क्या उनको यहाँ पर एसटीईटी 2019 दिए बिना ही उनको यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा? पहला सवाल आयोग से और यहाँ पे अतुल जी से ये हमारे माध्यम से पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दिया गया है, ये लिखा गया है कि 2012 से पहले नियुक्त या कार्यरत शिक्षक जो हैं, जो कि दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, है ना, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। अब दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही है कि एसटीईटी पेपर 2 अगर जिन सब्जेक्ट्स का नहीं हुआ है, ठीक है, सपोज मान लीजिए मैं भूगोल की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि भूगोल में भी यहाँ पर लगभग 1083 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है, सपोज, है ना। तो ऐसे कार्यरत शिक्षक यहाँ पे होंगे जिनको कि यहाँ पर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें यानी कि शिक्षक पात्रता होने की ज़रूरत नहीं है, दक्षता परीक्षा उनका पास होना चाहिए, यानी कि सिर्फ आपका जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो पास करना है आपको, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए मैं आपको ये नोटिफिकेशन के साथ साथ ये आपका वैकेंसी भी दिखला देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए ये टोटल 30 ऐसे सब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे पेपर 2 जो जिनका था, है ना, पेपर 2 यानी कि कहें तो 11 से लेकर 12 कक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की। अब यहाँ पे सवाल यही उठता है कि 57,602 वैकेंसी है टोटल, ठीक है, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम तो हो चुका था, एग्ज़ाम छात्रों ने दिया भी था। कुल वैकेंसी 8,395 है। कितनी है? 8,395 है। अच्छा, ये कुल वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस वाले छात्रों के लिए। एसटीईटी में जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 1600 के आसपास के पदों के लिए, तो इसको तो पद निरस्त कर दिया गया है। एसटीईटी आपका क्लियर और क्वालिफाइड होना चाहिए, ये बात यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। चलिए कंप्यूटर साइंस वाला तो छात्र यहाँ पे आवेदन करेगा, है ना, इस वैकेंसी के लिए जो लोग एसटीईटी क्वालिफाई किए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मैथिली की बात करूँ, पाली भाषा की बात करूँ, फारसी की बात करूँ, प्राकृत की बात करूँ, संस्कृत की बात करूँ, भोजपुरी की बात करूँ, बांग्ला की बात करूँ, तो इसका तो पेपर हुआ ही नहीं था। तो क्या वो छात्र आवेदन कर सकता है? ये सवाल है अतुल प्रसाद जी से और आयोग से भी कि क्या वो छात्र आवेदन कर सकता है यहाँ पर इस चीज़ को लेकर? ये जवाब चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये लोग एसटीईटी नहीं क्लियर किए हैं और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन में एसटीईटी मांगा जा रहा है।
कि क्लियर होना चाहिए 11 से 12 तक कक्षा के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं यहाँ पे जो है कक्षा 1 से 5 के लिए, तो मैं उनको भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे न्यूनतम शिक्षण योग्यता जो है आपका 50% होना चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं, आपका इंटरमीडिएट का मांगा गया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अगर डिप्लोमा है तो भी आपका चलेगा, या फिर आपने 45% के साथ इंटर पास किया है और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 साल का डिप्लोमा किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो विनियम है 2002 के नियमावली के अनुसार है ना, आपका प्रूफ होना चाहिए। या फिर आपने 50% मार्क्स के साथ जो है इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया है, 4 साल का अपने स्नातक का बीएलएड का कोर्स किया, यानी कि बीए भी हो रहा है आपका और बीएड भी हो रहा है उसी में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप लोग 50% के साथ इंटर पास किए हैं और शिक्षा शास्त्र में यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 50% के साथ स्नातक किया है और स्नातक जो है बीएड में होना चाहिए, यही आपने किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो भी छात्र इंटर पास है, बीएड किया है या डीएलएड किया है, ये तो आवेदन करेगा ही, बीएड स्नातक वाला भी आवेदन करेगा ही। लेकिन सीटेट और बीटेट को लेकर छात्र यहाँ पे क्यों परेशान हो रहे हैं? ये सीटेट पेपर 1 जो भी छात्र दिया है वो यहाँ पे इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है, आवेदन करेगा। क्योंकि देखिए आप लोग के सवाल जो है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया गया है कि जो लोग बीएड किए हुए हैं और स्नातक हैं या बीएड किए हैं और अपना इंटर पास है, उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा और ये आपको यहाँ से मेंशन किया गया है। 6 महीने में इसको पूरा भी कर लेना है। ये ब्रिज कोर्स के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो ये आप लोग का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे कक्षा 1 से 5 में उर्दू के पदों पर बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड या मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विद्यालय से आपने मौलवी या आलिम अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट कम से कम 50% साथ किया है तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। उर्दू में स्नातक शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी यहाँ पे आपकी। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। बांग्ला वालों के लिए भी यही चीज़ें हैं, यहाँ पे 50% का मार्क्स होना चाहिए और आपका स्नातक बांग्ला में है तो भी आप मान्य हैं यहाँ पे। इंटरमीडिएट ऐसा नहीं है कि जरूरी है, आप स्नातक किए हैं तो भी आप यहाँ पे मान्य होंगे। अब सवाल यहाँ पे आप लोगों का कन्फ्यूज़न वाला ये उठता है, देखिए मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ उस चीज़ को समझिएगा। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है मेरा आयोग से है और अतुल प्रसाद जी से है कि STET 2019 जिन सब्जेक्ट का नहीं हुआ है क्या वो छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, है ना। जो लोग नहीं दिए हैं एग्ज़ाम STET, जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी का था ही नहीं तो वो नहीं दिए होंगे, वो पेपर 1 दिए होंगे, तो क्या वो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं? ये ज़रूर बताएं। आप लोग भी अपनी राय दें यहाँ पे, क्या मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ये सही है या गलत है। सीटेट जुलाई को मौका मिलेगा, ये दूसरा सवाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा छात्रों को परेशान कर रहा है। जैसे ये अतुल प्रसाद जी अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बोले थे कि सीटेट जुलाई वालों को मौका हम देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है सीटेट जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि 15 जुलाई से इसका एग्ज़ाम होगा और आपका फॉर्म जो है ये 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक भरा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर आवेदन कर देते हैं तो ज़रूर कीजिएगा इस बार आप आवेदन। जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, हो सकता है कि आगे चल के आपको मौका मिल जाए, क्योंकि इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बोली थी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट दिया था, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं कि BTech BBA BCA वाले सब छात्र आवेदन कर सकते हैं, लेकिन योग्यताओं को समझने के बाद ही आवेदन कीजिएगा। सबसे बेकार तो बेचारे BTech वालों के साथ हुआ है, ये उनके साथ हुआ है चूँकि कक्षा 9 से लेकर 10 में आवेदन करने का उनको मौका दिया गया है, लेकिन साथ में BTech अगर आपका है तो आपका BEd भी यहाँ पे मांगा गया है। दोस्तों, अगर आप मैथ के टीचर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एज ए सब्जेक्ट मैथ आपका BTech में होना चाहिए और साथ में आपका BEd भी अनिवार्य है यहाँ पे। अगर आपका साइंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका BEd भी होना चाहिए और एज ए सब्जेक्ट साइंस जो है आपका पेपर आपके BTech में होना चाहिए या BE में होना चाहिए, ये मेंशन कर दिया गया है एज ए सब्जेक्ट को लेकर। तो जो BTech वाले हैं ये ध्यान में रखिएगा। BBA BCA वाले छात्र, मैं आपको बता दूं कि आपका डिग्री के साथ साथ आपका BEd होना अनिवार्य है आपके उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं कक्षा 9 से 10 के लिए, ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी छात्र BCA किया है और साथ में कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है कंप्यूटर का, तो आपको यहाँ पे BEd भी लगेगा। लेकिन आपने BCA के साथ साथ MCA कर लिया है
तो आपका यहाँ पे जो है बीएड का डिग्री नहीं लगेगा। ये बातें साफ साफ लिखी गई हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कक्षा 11 से 12 में एक बात और कहा दिया गया है कि जो भी छात्र कक्षा 11 से 12 के लिए आवेदन करेगा कंप्यूटर साइंस के बीटेक से, अगर उनका डिग्री है तो उनको बीएड की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये कक्षा 11 से 12 के लिए। कक्षा 9 से 10 में बीटेक वालों को आवेदन करने का मौका मिला है मैथ साइंस के लिए, तो उनका बीएड भी होना चाहिए। तो आयोग को यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन में सुधार कर देना चाहिए बीटेक वालों के लिए कि जो लड़का बीटेक करता है वो बीएड कहाँ करता है। बहुत रेयर केस हैं ऐसे, बहुत ऐसे कम स्टूडेंट मिलेंगे उनको जो कि बीटेक करने के बाद जो है यहाँ पे उन्होंने बीएड किया होगा। ठीक है, तो वो ऐसे छात्रों की संख्या कम होगी। और ये आपका सवाल का जवाब है कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तीसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि सीटेट में मार्क्स कितना होना चाहिए कि चयन का प्रक्रिया आसान हो सके। देखिए, यही सवाल जो है कक्षा 1 से 5 वाले छात्र भी पूछ रहे हैं कि हमें सीटेट पेपर 1 में या बीटेट पेपर 1 में कितना मार्क्स होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, मैं आपको जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं और जिस स्कोर पे आपका चयन होता है कि आप जो है अच्छे से क्वालिफाइड हैं या स्कोर आपका अच्छा है, वो 80 प्लस होता है जनरली, है ना। 82 हो सकता है, 85 हो सकता है, 89 हो सकता है ना। इससे ऊपर आपका स्कोर रहेगा तो आपकी चयन की प्रक्रिया में आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है। तो ये मार्क्स को लेकर मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि ये कट ऑफ के ऊपर डिपेंड भी करता है, क्योंकि लाखों छात्र यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं, बहुत सारे छात्र कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो ये 80 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, या 81 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। बट आप कोशिश कीजिएगा कि इससे ऊपर स्कोर आपका आ जाए। ठीक है, अपीयरिंग स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। ये अपीयरिंग स्टूडेंट किन के लिए, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर आपका बीएड चल रहा है ना, या आपका डीएलएड चल रहा है, डीएलएड कोर्स चल रहा है, आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, है ना, और डीएलएड वाले भी लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते कि 31 अगस्त से पहले जो है आपका यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, या फिर आपका जो है लास्ट सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम दे दिए होने चाहिए। आपका एडमिट कार्ड जो है आखिरी सेमेस्टर का होना चाहिए आपके पास। जी हाँ, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये चीज़ें आपको प्रूफ के लिए वहाँ पे देना होगा। तो 31 अगस्त से पहले आप जो है उस एग्ज़ाम में अपीयर हो जाइए, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं बीएड और डीएलएड वाले छात्र। लेकिन स्नातक आपका क्लियर होना चाहिए, पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके सवाल के यहाँ पे इसका जवाब हो गया। छात्रों का यहाँ पे डाउट डॉक्यूमेंट्स को लेकर है, तो आइए डॉक्यूमेंट्स के इस नोटिफिकेशन पे चलते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेगा, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो भी बातें यहाँ पे की गई हैं आपके सिलेबस के साथ किया गया है। देखिए, पहले तो सिलेबस को समझ लीजिए, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगा आपको कि आपका कहाँ से डॉक्यूमेंट देखना है। देखिए, चयन का प्रक्रिया इस बार जो है कुछ इस तरीके से है, क्योंकि ये आपका भाषा का पेपर है और ये तीनों परीक्षा के लिए, प्राथमिकी के लिए, माध्यमिक के लिए और आपका उच्च माध्यमिक के लिए, आपको ये पेपर देना है, अनिवार्य है। और ये 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर होगा, जहाँ पे 25 क्वेश्चन का पहला भाग होगा, दूसरा भाग 75 क्वेश्चन का होगा, यानी कि टोटल 100 संख्या होगी आपके प्रश्नों की। 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें कि कुल अंक जो है भाग 1 से 25 होंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, यहाँ पे 75 दूसरे भाग में होगा। अब ये जो 25 नंबर होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ये कंपलसरी है आपका अंग्रेजी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे एक बात लिख दिया गया है कि जो आपका पेपर 1 है अंग्रेजी भाषा से संबंधित होगा, ये कॉमन पेपर होगा। और ये जो है आपका 75 नंबर का पेपर होगा, भाग 2 जो होगा, इसमें हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा को आपको चुनना होगा। और इस पत्र का अहर्ता दोनों भागों को मिलाकर 30% का क्वालिफिकेशन आपको लेकर आना होगा, यानी कि 100 नंबर का ये पेपर है, तो एटलीस्ट 30 नंबर आपका आना चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई होंगे। ये आपको सब परीक्षा के लिए देना है, आप प्राथमिकी के लिए दें, माध्यमिक के लिए दें या उच्च माध्यमिक के लिए,
ये तो क्लियर है ही आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन की, तो उनका सिलेबस भी यही दिया गया मात्र, है ना। आपका यहाँ पे 120 क्वेश्चन रख दिया गया है, 2 घंटे का ये पेपर होगा और 120 क्वेश्चन के मार्क्स हैं ये। प्राथमिकी के लिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपका गणित होगा, रीजनिंग होगा, सामान्य जागरूकता यानी करेंट अफेयर होगा, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन होगा, सामाजिक विज्ञान से होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से होगा, भूगोल से होगा, पर्यावरण शामिल किया जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है यहाँ पे कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिकी विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ये तो मेंशन कर दिया गया है कि आप जो है SCERT का बुक पढ़िए, है ना, और उसी से संबंधित ये प्रश्न होगा, लेकिन ये एज ए टीचर का एग्ज़ाम है तो आपसे उस तरह से लेवल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया प्राथमिकी के लिए। अब आपका जो है माध्यमिक की अगर हम बात करें, तो माध्यमिक में आपको एक पेपर तो भाषा का देना ही है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा पेपर है 120 नंबर का 2 घंटे का होगा, 120 क्वेश्चन होगा। इसमें भाग 1 और भाग 2 पेपर होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जो भाग 2 होगा, ये आपका 80 नंबर का एक पेपर होगा, एक 40 नंबर का होगा। ये 80 नंबर जो होगा आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा, जिस विषय को आप देना चाहते हैं, जिस विषय में आप बीएड किए हैं वो संबंधित होगा, स्नातक बीएड। और उम्मीदवार इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे कि हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। ये कक्षा 9 से 10 वाले के लिए है, इतना सब्जेक्ट इस पर रखा गया। इनमें से कोई एक विषय में जो कि आपका है उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से 80 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये जो होगा NCERT से संबंधित पुस्तकों का सिलेबस जो है आपका 9 से 10 वाला, उसी के आधार पर ये प्रश्न उत्तर यहाँ से पूछे जाएंगे। ये न्यूनतम अर्हता के आलोक में दिया गया है। भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र होगा, जिसमें कि प्रश्न माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में दिया जाएगा। जहाँ पे आपका गणित, सामान्य जागरूकता यानी करेंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से संबंधित होगा। ये थोड़ा सा हाई लेवल पे होगा, ये 40 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ जाएंगे। तो ये टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का होगा। तो ये चीज़ यहाँ से माध्यमिक विद्यालय के लिए छात्रों के लिए हो गया। अब उच्च माध्यमिक के लिए यहाँ पे कक्षा 11 से 12 के लिए दिया गया है। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये भी 120 क्वेश्चन होगा। भाग 1 में आपके विषय से संबंधित प्रश्न होंगे और भाग 2 में 40 प्रश्न होंगे आपके सामान्य ज्ञान से। तो सामान्य ज्ञान वाला जो सिलेबस है इस स्तर पे होगा, और सिलेबस का जो पैटर्न होगा वो NCERT के आधार पे होगा। 11 और 12 के जो भी सिलेबस है उसी के आधार पे होगा। अब इसमें एक पेपर आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ पे 30 पेपर दिए गए, 30 सब्जेक्ट दिए गए हैं, है ना। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। अब इसी में एक सवाल उठ रहा है कि STET जो छात्र 2019 दिए हैं, है ना, इनमें से अगर वो पेपर नहीं हुआ है और वो पेपर नहीं दिए हैं तो क्या आवेदन कर सकते हैं? ये सवाल है आयोग से, अभी इसका जवाब नहीं है, तो इसका जवाब जल्द ही मिलेगा, तो मैं आपको अपडेट भी करूँगा। अब भाग 2 है यहाँ पे, तो सामान्य अध्ययन का पत्र होगा, जिसमें कि प्रश्न उच्च माध्यमिक स्तर पे ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जहाँ पे गणित के क्वेश्चन होंगे, सामान्य जागरूकता के, सामान्य विज्ञान के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, भूगोल से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये शॉर्ट में सिलेबस दे दिया गया है, लेकिन सिलेबस का स्तर जो है आप लोग अपने NCERT के बुक के आधार पर ही देख के पढ़िएगा इसको, तो तैयारी में लग जाइए। आइए डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वही छात्र दावा कर सकते हैं जो कि बिहार के निवासी हैं। पहली चीज़, आप बिहार में अगर किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले छात्र आवेदन नहीं कर सकते। अब डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपके पास क्या क्या पेपर होना चाहिए। तो देखिए, मैं पहले तो डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th का सर्टिफिकेट बोलूँगा, जो कि आपका एज क्वालिफाई बताएगा। उसके बाद 12th का, जो कि प्राथमिकी विद्यालय के लिए छात्र आवेदन करेंगे, उनके लिए ज़रूरी है। उसके बाद स्नातक स्तर पे जो लोग आवेदन कर रहे हैं, स्नातक का भी आपका सर्टिफिकेट भी, आपका मार्कशीट भी, ये दोनों चीज़ लगेगा इन सब का, सर्टिफिकेट भी, मार्कशीट भी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। वैसे इस पे ज़्यादा आपको जोर नहीं देना है डॉक्यूमेंट्स पे, लेकिन आपके अंत जब आपका रिजल्ट क्लियर होगा तो आपसे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिस कैटेगरी में है। आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों और नियमावली के अनुसार आपको दिया जाएगा, और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपको दिया होगा। यानी कि ये जो प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, बिहार से ही संबंधित होना चाहिए। अनुसूचित जाति से आते हैं या जनजाति से आते हैं
तो उनके लिए प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र किसके लिए, जो SC ST कैटेगरी में है उनको ये सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनवाना होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल के आधार पर, यानी कि जो ब्लॉक लेवल पे आपका बनता है, ये अंचल स्तर पर ही आपका जो है NCL का सर्टिफिकेट बनेगा, या RO लेवल पे भी बनेगा, जो बनता है वो आप लगा सकते हैं। जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपका NCL का OBC का साथ बनेगा। अनुसूचित जाति जनजाति की दशा में अपने स्थायी निवास पत्र जो है ब्लॉक से बनवाइएगा, या RO लेवल पे बनेगा, है ना, राजस्व अधिकारी के, या स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप कैटेगरी वाले छात्रों के लिए है। लेकिन जो छात्र यहाँ पे जनरल में है, EWS में है, उनको अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और वो भी आपका अंचल से और आपका RO लेवल पे बना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पे स्थायी निवासी या OBC में आती हैं तो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनवाना होगा, लेकिन उनके पिता के नाम का होना चाहिए, पता निर्गत होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। अपने ससुराल का एड्रेस पे नहीं बनवाइएगा। आरक्षित कोटि के अपनी जाति के अनुसार अनुरूप जो है यहाँ पे संतुष्ट होने के पश्चात आरक्षित कोटि के अंकन ऑनलाइन आवेदन भरते समय कॉलम में वही आवेदन कीजिएगा जिस कैटेगरी से आप संबंधित हैं। ठीक है, नहीं तो कुछ और डाल देंगे तो उसका सर्टिफिकेट फिर मांगा जाएगा। ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर। लेकिन कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे दिया गया है नोट 2 में। देखिए, आवेदन करते समय जो है ना आपसे मांगा जाएगा मैट्रिक का प्रमाण पत्र, और विज्ञापन कंडिका 4 में जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है ना, शिक्षक पात्रता यानी कि CTET या BTET या STET दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम पदाधिकार के अनुरूप यहाँ पे प्रमाण पत्र लगेगा। जो भी आपका मांगा गया, जैसे कि 1 से 5 के लिए यहाँ पे इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लगेगा, वो शैक्षणिक हो गया। प्रशैक्षणिक यानी कि आपका BEd या DLED हो गया। और शिक्षक पात्रता यानी कि CTET या BTET पेपर 1 का हो गया, ये आपको देना है। विज्ञापन संख्या कंडिका 4 में शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र भी देना है, यानी कि मार्कशीट भी देना है आपको। बिहार राज्य के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी आपको देना है। पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो NCL का भी सर्टिफिकेट आपको लगाना। महिला है तो अपने पिता के नाम का पता के तहत जो है आपको बनवाना होगा आपका सर्टिफिकेट OBC NCL का, और तभी आप दावा यहाँ पे कर सकती हैं। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो क्रीमी लेयर यहाँ घोषणा पत्र जो है विगत 1 साल का बना होना चाहिए। ठीक है, दावा करने के लिए 1 साल के अंदर का बना होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा जब ये चीज़ें चेक की जाएगी, तो नया बनवा लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये बहाली पूरी होते होते 1 साल हो ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनको EWS का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे अपना जो भी इनका निवास प्रमाण पत्र है वो बनवाना होगा। दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो आपको दिव्यांग कैटेगरी का वैध प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो कि अंचल लेवल पे ही बनेगा, RO लेवल पे। ठीक है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के लिए आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा। भूतपूर्व सैनिक हैं, उम्र सीमा में छूट चाहते हैं यहाँ पे, तो आपका जो है सर्टिफिकेट भी RO और बिहार के अंचल अधिकारी के द्वारा ही बनेगा। स्वतंत्रता सेनानी है तो भी आपका ये भी नाती पोते से संबंधित होते हैं, तो उनके लिए भी आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र वही लगेगा, है ना, जो कि अंचल से या फिर RO लेवल पे बनता है यहाँ पे। ठीक है, फोटो युक्त पहचान पत्र लगेगा या आधार कार्ड, है ना, हाल का खींचा हुआ 2 फोटो लगेगा। लिखित परीक्षा के लिए भरे हुए डाउनलोड किए हुए आवेदन की प्रति भी लगेगी यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिए, लिखित परीक्षा के लिए भरे हुए जो डाउनलोड कीजिएगा उसको आप एप्लीकेशन फॉर्म, उसको भी यहाँ पे लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड को संभाल के रखिएगा, वो आपका लगेगा। ये प्रमाण पत्रों की जांच होगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो जब नियुक्ति के प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति की निर्गत करते समय उससे पहले आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता और शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होने के संबंधी प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्रों का यथावत जांच करा लेंगे। तो ये आपको जो है जांच किया जाएगा उस समय जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। तो जाली पाया गया तो आपको फिर केस वेस भी हो सकता है। फॉर्म भरने का फीस यहाँ पे 200 रुपये लग रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। बायोमेट्रिक फ़ीस है 200 रुपया। फॉर्म भरने का फ़ीस 750 रुपये लग रहा है। अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो 200, सभी आरक्षित और महिला हैं तो 200, है ना, सभी महिलाओं का, और दिव्यांग कोटे से तो 200, और सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मेंशन किया गया फ़ीस को लेकर। फिर भी अगर आपका कोई भी यहाँ पे डाउट है इन सभी चीज़ों में तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
फॉर्म वैसे 15 तारीख से 12 जुलाई तक भरा जाएगा। सबसे पहला सवाल कि सीटेट को आवेदन करने का मौका मिलेगा, तो मेरे ख्याल से ज़रूर देना चाहिए यहाँ पे, और आप लोग भी आवाज़ उठाइए ताकि सीटेट 2023 वाले छात्रों को आवेदन करने का मौका मिल सके। STET 2019 में जिस पेपर का एग्ज़ाम छात्रों ने नहीं दिया है, उस पेपर में वो आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे या कैसे करेंगे, है ना, इसके बारे में भी आयोग यहाँ बताए, इसके लिए आवाज़ उठाइए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्लियर हो सकेंगी और इसके जवाब आपको मिल सकेंगे। बाकी सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है। आपके कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और जो कमेंट आएगा उसके आधार पे हम लोग आपका वीडियो भी बना के देंगे। जय हिंद।